नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अरुणाचल के तवांग में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को दिया मुंह तोड़ जवाब। एलएसी पर चीन के सैनिकों को खदेड़ा। संसद में रक्षा मंत्री का बयान, सेना ने अतिक्रमण की कोशिश की नाकाम। संसद में हंगामे पर अमित शाह ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा चीन के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा रवैया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास के लिए दिए थे 1,35,00,000 रुपए। कांग्रेस बोली पीएम केयर फंड की जांच हो। बाजार में आज रहा मुनाफे का मंगलवार। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी बैंक। सेंसेक्स 403 और निफ्टी 111 पॉइंट चढ़े। आईटी ऑटो शेयरों में हुई खरीदारी। एसबीआई ने साल खत्म होने से पहले लोगों को दिया तोहफा। डिपॉजिट दरों में 0.65% की बढ़ोतरी। बल्क डिपॉजिट दरें 1% तक बढ़ी। 5 साल में गुजरात बनेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। राज्य सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान। सर्विस से लेकर ग्रीन एनर्जी और एविएशन के लिए बनेगी स्पेशल पॉलिसी। नेशनल पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी। पुरानी स्कीम के पुराने प्रावधान को शामिल कर सकती है सरकार। पेंशन की तय रकम देने पर हो सकता है विचार। दिल्ली वालों को केजरीवाल का न्यू ईयर गिफ्ट। 1 जनवरी से 450 हेल्थ टेस्ट होंगे फ्री। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल के तवांग में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को करीब 300 चीनी सैनिक तवांग के येंगस्टे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने की घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वे कटीले लाठी, डंडे और इलेक्ट्रिक बैटल से लैस थे। भारतीय सेना ने भी इस बार पूरी तरह तैयारी के साथ कटीले लाठी डंडों से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। झड़प के बाद भारतीय कमांडर ने चीनी कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की, जिसमें शांति बहाली को लेकर चर्चा हुई। चीन के साथ झड़प का मामला संसद के अंदर भी गूंजा। आज कांग्रेस ने सवाल उठाया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना ने चीन की अतिक्रमण की कोशिश नाकाम कर दी है। चीन के सैनिक को हमारे जवानों ने खदेड़ दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। हालांकि रक्षा मंत्री के इस बयान से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अभी और आगे चर्चा चाहती है। अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए। क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है। और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में हंगामा करने पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के दूतावास से 1,35,00,000 रुपए लिए थे, जिसके बाद फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द किया गया था।
कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन से लिंक जोड़े जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पीएम केयर्स फंड में कितनी चीनी कंपनियों ने पैसे दिए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है? तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए। एक बार पीएम केयर्स फंड को जायजा लिया जाए। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची और निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। और भारतीय सैनिकों ने चीन की साजिश को कैसे की नाकाम और चीन का गेम प्लान कैसे किया फेल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और आज 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के 21 साल पूरे हो गए। इस मौके पर हमले में शहीद हुए सुरक्षा जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 साल पहले आज के ही दिन आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जवानों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया था। इस हमले में 9 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकवादियों को उस समय मार गिराया था। और अब बात करेंगे मार्केट की। आज बाजार में मुनाफे का मंगलवार रहा। सेंसेक्स 403 पॉइंट चढ़कर 62,533 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 111 पॉइंट चढ़कर 18,608 पर बंद हुआ। तो वही निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, सबसे पहले बताइए मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या थे? तो क्लियरली आज टर्न अराउंड ट्यूसडे देखने को मिला। कल की सुस्ती के बाद आज बाजार में काफ़ी अच्छा आपको बाइंग फ्लेवर देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी हेल्दी था। और अगर हम आज के बाजार की बात करें तो निफ्टी बैंक आज रिकॉर्ड हाइस पे आती हुई दिखाई दी। 44,000 से कुछ ही पॉइंट दूर आपको निफ्टी बैंक दिखाई पड़ेगी। जहां तक कि बाजार का सवाल है, आज आईटी स्टॉक्स और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी बैंक भी आज हरे निशान में बंद हुआ और जो हैवी इवेंट्स है खास करके रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, इन सभी में खरीदारी का मूड माहौल दिखा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? कहां सुस्ती, कहां एक्शन दिखा? तो अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे जो हैवी वेट से मदद कर रहे थे बाजार को ऊपर जाने के लिए। खास करके इन्फोसिस लगभग 1.5% की तेजी के साथ। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में भी आपको तेजी नजर आई। निफ्टी के लूजर्स की अगर हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स में हल्की फुल्की मंदी का माहौल था। हिंडाल्को, BPCL और UPL में भी लगभग 1% तक की आपको गिरावट आती हुई नजर आई। मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ PSU बैंक्स के आपको काफ़ी सारे नाम दिखेंगे, खास करके यूनियन बैंक, इंडियन बैंक जो लगभग 9 से 10% ऊपर थे। येस बैंक में आज 100 करोड़ शेयर से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ। ये शेयर में भी आपको 14% की तेज़ी दिखी। और वायदे बाजार में सबसे टॉप गेनर आपको टाटा कम्युनिकेशंस दिखाई दिया, लगभग 7-8% की तेज़ी यहाँ थी। लूजिंग एंड पे अगर हम बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा एस्कॉर्ट्स कुबोटा, लगभग 2-2.5% की गिरावट यहाँ। लॉरस लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब और दालमिया भारत जैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और अब से महज 24 घंटे के बाद लगने वाला है देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड विजनरीज का महामेला, जिसमें शामिल हो रहे हैं नवनीत मनट, श्रीकांत नडेला, नीलेश शाह या राधिका गुप्ता जैसे दिग्गज। आप भी मुंबई में 14 दिसंबर शाम 3:30 बजे शुरू हो रहे इस महा इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज ही अपना नाम रजिस्टर कराएं मनी कंट्रोल IMFsummit.com पर।
और अब बात करेंगे दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर बढ़ती भीड़ की वजह से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आए दिन लोगों की फ्लाइट मिस हो रही है। आखिर एयरपोर्ट पर बढ़ते कंजेशन की वजह क्या है और क्या है इसका समाधान? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और बात अब एसबीआई की। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा पहले ही दे दिया। एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई ब्याज दरें 2 करोड़ से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट पर लागू होंगी। अब एसबीआई में एफडी पर 3% से लेकर 6.75% तक ब्याज मिलेगा। ये दरें आज से ही लागू हो गई हैं। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ने के बाद एसबीआई ने डिपॉजिट दरें बढ़ाने का फैसला किया है। एसबीआई के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक ने भी डिपॉजिट दरों पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार पुरानी पेंशन के कुछ प्रावधानों को भी इसमें शामिल कर सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी बताएं, सरकार नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर क्या कुछ प्लान कर रही है, क्या खबर है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाया गया और नई पेंशन स्कीम को या नेशनल पेंशन स्कीम को लाई गई, उसके बाद जो आलोचना हुआ, आलोचना तक तो सरकार ठीक थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर और राजनीतिक दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम में या तो बदलाव करिए या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करिए दोबारा से। और ये दबाव अब जाकर और ज़्यादा बढ़ गया है। जब हिमाचल प्रदेश में हार हुई तो समीक्षा के दौरान ये पता चला कि दरअसल ये एक बड़ी वजह थी हिमाचल प्रदेश में हार की। तो अब सरकार धीरे धीरे इस बात के तरफ बढ़ रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें बदलाव किए जाए। हालांकि पुरानी स्कीम को वापस लाने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि वो फिर वापस यूटर्न कहलाएगा। तो सरकार फेस सेविंग एक्सरसाइज के तौर पर कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू रहे, लेकिन जो मांगे आ रही हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, उनके संगठनों की तरफ से, उसको नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो खासियत है कुछ, उसको सरकार कुछ मामूली फेरबदल के साथ नेशनल पेंशन स्कीम में ला सकती है। मिसाल के तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम जो सैलरी मिलती थी उसका 50% तक फिक्स पेंशन होता था। तो उस तरह का कुछ फिक्स पेंशन जैसी व्यवस्था यहाँ पे सरकार कर सकती है। साथ ही साथ डीए जैसी व्यवस्था या फिर पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को और जो खासियत है जो कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर एक मसौदा तैयार किया जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। हालांकि शुरुआती स्तर पर है, अभी सिर्फ एक सैद्धांतिक सहमति की तरह सरकार बनी है कि नेशनल पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की खासियत को लाएंगे। कौन कौन सी खासियत किस रूप में आएगी अभी वो तय नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी खुशखबरी ये है कि नई पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो पेंशन धारक को राहत मिलती हुई दिखेगी। जी, आप बने रहे हमारे साथ लक्ष्मण जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये बता दें कि केजरीवाल सरकार ने पहले ही अपनी जनता को एक तोहफा दिया है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में 450 टेस्ट मुफ्त में होंगे। 1 जनवरी से ये फैसला लागू होगा। पूरी जानकारी के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी बताएं, ये जो तोहफा है केजरीवाल सरकार के द्वारा जो अपनी जनता को दिया जाना है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने जो दिल्ली सरकार का उसने फैसला लिया है कि 1 जनवरी से 450 टेस्ट जो मेडिकल टेस्ट होते हैं पैथ लैब वगैरह में, उसको मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। हालांकि 212 टेस्ट पहले से मुफ्त मुहैया कराए जा रहे हैं, अब इसकी संख्या बढ़ करके 450 हो जाएगी। ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो या फिर इस तरह के जो भी पैथ लैब में टेस्ट होते हैं वो सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। ये मुफ्त सुविधा मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले जो मरीज होंगे उनको दी जाएगी या फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो मरीज आएंगे उनको दी जाएगी। अगर मोहल्ला क्लिनिक या दिल्ली सरकार के अस्पताल में टेस्ट की सुविधा नहीं होगी तो निजी अस्पताल या निजी पैथ लैब में जाकर के मरीज अपना टेस्ट करा सकेंगे और वहां पर उनको ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकार उस पैथ लैब को ही अपनी तरफ से उसकी भरपाई कर देगी और ये सुविधा जो है ये दिल्ली वालों के लिए होगी और 1 जनवरी से लागू होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात ऑनलाइन ठगी की, जिसकी लगातार बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर दूरसंचार विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने ग्राहकों को सतर्क रहने और साइबर अपराध की शिकायत 1930 नंबर पर करने को कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, डॉट ने क्या एडवाइजरी जारी की है? देखिए, पिछले कुछ महीने में ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कभी उपभोक्ता को उसका बिजली का मीटर काटने, सिम कार्ड बदलने या फिर इंश्योरेंस पे आउट के नाम पर उस ग्राहक को चूना जो है वो लगाया जाता है। ऐसे में दूरसंचार विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और ऐसे फ्रॉड लोगों से सचेत रहने की सलाह जो है लोगों को दी है। खासतौर पर की 3 बातों का ध्यान रखने के लिए दूरसंचार विभाग ने कहा। सबसे पहले तो कोई अगर आपको पे आउट करने या लॉटरी का झांसा देता तो ऐसे झांसों में जो है वो ना आए। अगर कोई व्यक्ति आपसे वित्तीय जानकारी या आपकी कोई निजी जानकारी मांगता है तो की पहचान जो है पहले सुनिश्चित कर ले कि वो जिस कंपनी से बोल रहा है वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपना ओटीपी, पासवर्ड, जन्म तिथि जैसी निजी जानकारी जो है किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर जो है वो ना करें। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या आपके साथ पास ऐसी कॉल आती है तो इसकी जानकारी जो है साइबर अपराध नंबर 1930 के ऊपर जरूर जो है वो दे, तो आपकी सावधानी आपको फ्रॉड से जो है बचा सकती है। और दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के जितने भी मोबाइल कस्टमर्स है उनके लिए एडवाइजरी जो है जारी की। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें पन्ना की जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच पटेरिया को अब कांग्रेस ने भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। दरअसल राजा पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो, इन द सेंस हराने का काम करो। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी पारा गर्म हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।